हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, आप सभी का परिवार में स्वागत है एक बार फिर से अपने चेहरे पे मुस्कान लेके आई। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, सावधान होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कोरोना की जांच कैसे की जाती है, कैसे व्यक्ति की जांच करके, यानी कि व्यक्ति की जांच करने में कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके थ्रू व्यक्ति को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का निर्धारण किया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि कई बार जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, जो आप रिपोर्ट चेक करवाते हैं, तो कई बार तो आपकी रिपोर्ट में बहुत अधिक समय लगता है और कई बार रिपोर्ट में बहुत कम समय लगता है। तो उसका भी कारण जानेंगे। रिपोर्ट साथियों दो प्रकार से होती है, एक तो आपकी ब्लड की जांच के आधार पर रिपोर्ट होती है, दूसरी आपकी रिपोर्ट आती है बलगम के आधार पर, यानी कि आपकी जब आप जांच करवाते हो तो हो सकता है आपकी ब्लड भी लिया जा सकता है और आपके बलगम की भी जांच करके आपको पॉजिटिव नेगेटिव का निर्धारण किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोविड। वास्तव में कोविड-19 क्या है दोस्तों? देखिए, को शब्द कहां से लिया गया है? को शब्द लिया गया है कोरोना से। कहां से? कोरोना से। दोस्तों वी आपका शब्द लिया गया है वायरस। कहां से लिया गया है? वायरस। और डी शब्द लिया गया है दोस्तों डिजीज। और फिर आता है 2019 में, पहला रोगी कब मिला? 2019 में। तो कोविड क्या बना दिया? कोविड-19। अब दोस्तों बात करते हैं किसी की भी सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी की पहचान करने के लिए अपन किसकी जांच करते हैं, यानी कि अपने पास में क्या होना आवश्यक है? डीएनए होना आवश्यक है। किसी की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए किससे जांच करती है? डीएनए से जांच की जाती है, जिसे अपन कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दोस्तों बात करते हैं कोविड की। अब देखिए, जो कोविड अपना 19 यानी कि जो कोरोना वायरस है, उसमें तो डीएनए होता ही नहीं है। जब डीएनए नहीं होगा तब बताओ क्या जांच कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक प्रोसेस है दोस्तों। क्या? देखिए, अपने पास में अगर डीएनए है तो आप डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर सकते हो और आप वापस आरएनए को साथियों किस में कन्वर्ट कर सकते हो? वापस आप डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना साथियों कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। जब आप वापस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करोगे तो आपका यह प्रोसेस कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए दोस्तों, क्या करते हैं अब डीएनए, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, डीएनए आपकी द्विकुंडलित संरचना है। दोस्तों क्या करते हैं, कोविड-19 एक तो बड़ी खतरनाक बीमारी, दूसरी बात इसमें डीएनए है ही नहीं। तब डीएनए नहीं है तो जांच कैसे करके? यानी कि साथियों अगर बात करूं इस डीएनए के शकल की, कोरोना वायरस के शकल की बात करूं तो इसकी शकल कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये साइड में क्या है? ये साइड में इसकी स्पाइक प्रोटीन। दोस्तों क्या है? स्पाइक प्रोटीन, जो किसी सतह से इसको पकड़ने में क्या करती है? सहायता करती है, हेल्प करती है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है? आरएनए। यानी हमारे शरीर में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। यानी कि डीएनए के थ्रू ही हमारे शरीर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का क्या होता है साथियों? स्थानांतरण होता है। लेकिन जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, उसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन है? आरएनए है। लेकिन दोस्तों जांच भी होती है। अब देखिए जांच में क्या होता है, माना कि इसमें डीएनए तो भाई प्रेजेंट है ही नहीं, कोविड-19 में क्या है? आरएनए। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस। और अधिकतर जो वायरस होते हैं उसमें आपके आनुवंशिक पदार्थ आरएनए ही मौजूद होता है। अब दोस्तों क्या हुआ, अब आरएनए है, उस आरएनए को किस में कन्वर्ट करा दिया? डीएनए में कन्वर्ट कराया। और इस डीएनए के साथियों क्या ले लिया? फोटो ले लिया। माना कि ये मेरे पास में क्या है? इस कोविड-19 का फिंगरप्रिंट है, कोविड-19 का फोटो है। और दोस्तों इस फोटो को हर जांच सेंटर में भेज दिया जाता है। हर जांच सेंटर, हर आपकी लेबोरेटरी होगी और हर हॉस्पिटल को उपलब्ध करवा दिया जाता है। अगर माना कि किसी रोगी से जो वायरस है उसकी जांच से ये फोटो मिलता है तो वो पॉजिटिव और या फिर वो नेगेटिव। अब देखिए, जो कोविड-19 की जांच की जाती है, जिसे अपन कहते हैं पहली मेथड है वो अपना है आरटी-पीसीआर। दोस्तों उस प्रोसेस का मेथड का नाम क्या है? आरटी-पीसीआर। आर से आपका हो गया रिवर्स और टी से आपका हो गया ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इस मेथड की बात करते हैं। आरटी-पीसीआर मेथड में व्यक्ति की जांच कैसे की जाती है, यानी कि ये तो अपने पास फोटो है कि अगर इस वायरस से कोई वायरस अन्य व्यक्ति का मैच करता है, इसका मतलब पॉजिटिव। देखिए प्रोसेस समझिए दोस्तों। सबसे पहले व्यक्ति का क्या लेते हैं अपन? बलगम। क्या लेते हैं? बलगम लेते हैं। बलगम समझते हैं, जैसे नॉर्मल भाषा में थ्रू कह सकते हो, ठीक है। बलगम नाक से ले सकते हो आप। बलगम ले लिया। उस बलगम में से दोस्तों किसको पृथक किया जाता है? बलगम में से कोरोना वायरस को पृथक करते हैं, यानी कि
उस थूक में से किसको अलग करते हैं? कोरोना वायरस को। अब दोस्तों उस कोरोना वायरस में से भी आरएनए को अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है उसको अलग करते हैं। दोस्तों आरएनए को अलग करने के पश्चात इसी आरएनए को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं? डीएनए में। यह प्रोसेस बहुत लंबा है क्योंकि व्यक्ति से बलगम लिया, बलगम से कोरोना को अलग किया, उससे आपके आरएनए को अलग किया, फिर आपने उस आरएनए को किस में कन्वर्ट किया? डीएनए में। तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरटी-पीसीआर। ये तो अपनी मेथड होगी। अब डीएनए में कन्वर्ट करके फिर यहां से इसका फोटो लिया जाता है, इसकी फिंगरप्रिंटिंग। माना कि इसकी फिंगरप्रिंटिंग अपने पास में ऐसी आई, और यह फिंगरप्रिंटिंग अगर दोस्तों इससे मैच होती है, किससे? अगर इस पहले वाले फिंगरप्रिंटिंग से मैच होती है, इसका मतलब भी आप पॉजिटिव क्या हो? पॉजिटिव। अगर मैच नहीं होती है, इसका मतलब आप क्या हो दोस्तों? नेगेटिव हो। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया आरटी-पीसीआर। लेकिन दोस्तों इस मेथड में बहुत अधिक समय लगता है, समय की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और तब तक भारत में बहुत सारे कोरोना पेशेंट है, तो इससे तो संपूर्ण जो भी लोग हैं उन सब की जांच होना इम्पॉसिबल है। देखिए जो आपका आरएनए है, इस आरएनए को दोस्तों डीएनए में कन्वर्ट करने में बहुत अधिक समय लगता है और बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर जरा सी भी इसमें चूक हुई तो इसका रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है। इसलिए दोस्तों क्या किया, यानी कि एक अपने पास और मेथड है, एक और विधि है, उस विधि के तहत अपन बहुत कम समय में व्यक्ति की पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होने का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों दूसरी अपने पास मेथड है, उस मेथड का नाम है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। क्या दूसरा मेथड अपने पास में क्या है? देखिए पहला दोस्तों क्या है? आरटी-पीसीआर, जिसमें व्यक्ति के बलगम की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? बलगम की। लेकिन जो अभी दूसरा टेस्ट है, कौन सा? रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में दोस्तों व्यक्ति के ब्लड की जांच के, दोनों में अंतर है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में ब्लड की जांच की जाती है और आपके बलगम आरटी-पीसीआर इस मेथड में आपके किसकी? बलगम की जांच की जाती है। अब दोस्तों देखिए होता क्या है, माना कि आपके शरीर में विदेशी लोगों का आक्रमण, विदेशी लोगों का मतलब है अगर कोई वायरस आपके शरीर में कोई वायरस एंटर करता है, एंटर करने के पश्चात आपका शरीर उसके खिलाफ उसको आइडेंटिफाई करके, उसको पहचान करके, पहचानता इसलिए कि क्या इसके खिलाफ अपने शरीर में पहले से एंटीबॉडी तो बनी हुई नहीं पड़ी है, अगर बनी हुई पड़ी तो तुरंत किल कर देती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपके शरीर में कोई नया वायरस आता है तो शरीर की कोशिका पहचानती, आइडेंटिफाई करती है, उसका 3D फोटो लेती है, कैसा है कैसा नहीं है, कैसे कान वगैरह इसके हैं, ठीक है, सारे कुछ देख के उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, अगर माना कि आपके शरीर में आज ये कोरोना का वायरस संक्रमित तो हो चुका, यानी आपका शरीर आज आपके शरीर में कोरोना का वायरस प्रवेश किया है, तो आज से लगभग 2 दिन बाद आपके शरीर में लाखों की संख्या में धड़ाधड़ क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। साथियों क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। और यही एंटीबॉडी निर्धारण करती है कि वास्तव में आप पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। दोस्तों ब्लड ले लिया, एक छोटी सी किट होती है, क्या होती है? छोटी सी किट होती है, और उस किट के ऊपर ब्लड की बूंद को गिरवा दिया जाता है। यहाँ से आपका ब्लड लिया, इस ब्लड को इस किट के ऊपर गिरवा दिया जाता है। यहाँ साथियों एक उसमें केमिकल होता है, क्या होता है? एक केमिकल होता है, और ये केमिकल ये जांच करता है कि इस ब्लड में क्या लगातार एंटीबॉडीज बन रही है। अगर साथियों आपके शरीर में धड़ाधड़ एंटीबॉडीज बन रही है, इसका मतलब आप क्या हो? पॉजिटिव हो। अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बन रही है, इसका मतलब साथियों आप क्या हो? नेगेटिव। यानी कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या किया? किट के ऊपर ब्लड गिरवाया और किट ने हमें यह बताया कि आपके शरीर में क्या एंटीबॉडीज बन रही है। अगर दोस्तों एंटीबॉडी बन रही है तो साथियों आप क्या हो? पॉजिटिव हो। अगर नहीं बन रही है एंटीबॉडी तो साथियों आप क्या हो? नेगेटिव हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों इस रिपोर्ट के अंदर केवल और केवल आपके शरीर में से किसका निर्धारण होता है? एंटीबॉडीज का निर्धारण होता है। लेकिन दोस्तों देखिए इसके भी कुछ नुकसान है। नुकसान ये है कि माना कि व्यक्ति आज संक्रमित हुआ है तो उसके 2 दिन बाद उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनना प्रारंभ होगी, और ये रिपोर्ट हमें एंटीबॉडीज ही बताती है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन रही या फिर नहीं बन रही। अगर माना कि मैं आज कोरोना से क्या हुआ हूं? संक्रमित हुआ हूं, कोरोना ने मेरे अंदर प्रवेश किया है, तो 2 दिन तक मेरे शरीर में कोई सिम्टम्स वगैरह कोई लक्षण नहीं होंगे। जब लक्षण नहीं होंगे तो मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा चेक करवाने के लिए? 2 दिन बाद जब मेरे शरीर में एंटीबॉडीज बनना प्रारंभ होगी, जब मेरे शरीर में ये लक्षण इसके दिखाई देंगे, तब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा दिखाने के लिए। तब तक मैं बहुत सारे आसपास के लोगों को संक्रमित कर चुका होता हूं। लेकिन दोस्तों दूसरी बात सुनिए, अगर आप संक्रमित से सही हो गए, रिकवर हो गए, आपके शरीर में कोरोना वायरस नहीं है, फिर भी आपके शरीर में 2 दिन तक एंटीबॉडीज बनती रहती है, तो यानी कि इसका नुकसान ये है कि संक्रमित होने के 2 दिन बाद तक पता नहीं चलता है, और रिकवर होने के 2 दिन बाद भी यह इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप क्या हो? पॉजिटिव हो। अकॉर्डिंग क्या हो? पॉजिटिव हो। तो इसलिए यह निर्धारण किया गया कि जिस व्यक्ति में लक्षण है, जिस व्यक्ति में दोस्तों क्या है? लक्षण है, जैसे
खांसी आना, खांसी भी कैसी, सूखी आना, उस खांसी में बलगम नहीं, केवल सूखी खांसी, हल्का सा दर्द, हल्की सी शरीर में कमजोरी, हल्का फुल्का सिर दर्द हो सकता है, और आपके श्वसन की आपको पता है श्वास में समस्या, ठीक है। इस प्रकार के लक्षण आने पर उसकी साथियों रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, जिसमें ब्लड लेके इस किट के ऊपर ब्लड को गिरवाया जाता है। जैसे ही ब्लड जाता है इसके तो इसमें केमिकल होता है, ये केमिकल तुरंत बता देता है, या कुछ लाइनें वगैरह होती है जो स्पॉट वगैरह हो जाती है, ठीक है, यानी इसमें कलर्स वगैरह आ जाता है, ठीक है। अगर माना कि इसके अकॉर्डिंग आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन रही है, इसका मतलब आप क्या हो, पॉजिटिव हो, नहीं बन रही तो साथियों आप क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये तो बात होगी इन दोनों मेथड की। अब देखिए इसमें बहुत कम टाइम लगता है, इसमें बहुत अधिक टाइम लगता है, ठीक है, यानी कि समय अधिक कहाँ लगता है, आपके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। जरा से भी चूक हुई तो इसका रिजल्ट कुछ और हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। अब दोस्तों इधर देखिए इसमें एंटीबॉडीज निर्धारण करते हैं, एंटीबॉडीज बन रही या फिर नहीं बन रही। आई होप, आशा करता हूं कि आपको दोनों मेथड आराम से समझ में आ गए होंगे। लेकिन थोड़ी अपन बात करें दोस्तों शरीर में वास्तव में एंटीबॉडीज करती क्या है, एंटीबॉडी कैसे वर्क करती है, उसकी अपन बात करते हैं। दोस्तों होता क्या है, अपने शरीर में एक आइडेंटिफाई पहचानने की बहुत बढ़िया क्षमता है। अगर माना कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड लेते हो, आप ब्लड की मैचिंग नहीं करवाते हो, यानी कि आप ब्लड ग्रुप प्लस माइनस की मैचिंग नहीं करवाते हो, तब आपका शरीर तुरंत उसको पहचान लेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उस ब्लड को नष्ट कर देगा। और या फिर आप किसी व्यक्ति से किडनी का ट्रांसप्लांट करा रहे हो, तो उसमें भी आपके इम्यूनिटी पावर को दबाया जाता है, इम्यूनिटी पावर को कमजोर किया जाता है दवाइयों के माध्यम से, ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर उसके खिलाफ कोई एक्शन न ले। अगर भाई साहब किसी ने किडनी का ट्रांसप्लांट कराया है और उसके इम्यूनिटी पावर को कमजोर नहीं किया गया, तो साथियों उसके शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेगी उसके खिलाफ, और तुरंत किडनी हो, हार्ट हो, जो भी आपने अंग ट्रांसप्लांट कराया उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण करके तुरंत उसको नष्ट कर देगी। इसलिए जिस व्यक्ति को ट्रांसप्लांट कोई भी अंग का करवाते हैं, तो उसके पहले उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उसका इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरक्षा है, उसको दवाइयों के माध्यम से कमजोर किया जाता है, ताकि वो उस अंग के खिलाफ कोई एक्शन न करे। अब दोस्तों एंटीबॉडी कैसे करते हैं, या एंटीबॉडी अपने शरीर में कैसे वर्क करती है, आपने देखा होगा जब हमारे शरीर में कोई विदेशी लोगों का आक्रमण होता है, विदेशी लोगों का मतलब साथियों ये है कोई वायरस प्रवेश कर गया, कोई कोई वायरस प्रवेश कर गया, कोई जीवाणु प्रवेश कर गया, तो हमारे शरीर में सबसे पहले उसको पहचानने का कार्य कौन करती है, WBC होगी, टी किलर सेल है, वो उसको नष्ट करने का कार्य। यानी कि हमारे शरीर में ऐसी कोशिका है जो उसको पहचानती है, देखती है, और उसके खिलाफ साथियों क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। माना कि अब आप कोरोना की वायरस की जो वैक्सीन ले रहे हो, इसमें क्या है, आपका कोरोना का निष्क्रिय मरा हुआ वायरस है। यानी कि साथियों ये क्या है, अपने पास में एक कोरोना का फोटो है, कोरोना की शक्ल है, देख लीजिए। जो इसका जो अंदर का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है दोस्तों, इस आरएनए को केमिकल के माध्यम से कूट दिया जाता है, यानी इसको और कमजोर कर दिया जाता है। फिर इसी कमजोर वायरस को आपके शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। अब देखिए ये वायरस कमजोर है भाई, इसके आरएनए को केमिकल के माध्यम से कमजोर किया गया, ठीक है। फिर आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के माध्यम से। जैसे ये कमजोर कोरोना का वायरस आपके शरीर में प्रवेश करेगा, तो आपका शरीर उसके खिलाफ लड़ देगा। अगर ये जिंदा हुआ तो समस्या खड़ी हो सकती है। ये मरा हुआ है, निष्क्रिय है, जब ये आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो आपकी शरीर की कोशिकाएं जो सेल्स है उसको आइडेंटिफाई करेगी, उसको पहचाने की वास्तव में कैसा है कैसा नहीं है। फिर उसके खिलाफ दोस्तों किसका निर्माण करेगी, एंटीबॉडीज का निर्माण करेगी। एंटीबॉडी हजारों लाखों की संख्या में बनती है, लेकिन दोस्तों अपन यहाँ पे एग्जांपल के रूप में 2 एंटीबॉडीज लेते हैं। माना कि मैंने यहाँ पे अभी आपके शरीर में ये वायरस प्रवेश कर गया और आपके शरीर में 2 एंटीबॉडीज बनी। कितनी एंटीबॉडीज बनी, 2 एंटीबॉडीज बनी। अब देखिए ये एंटीबॉडी ए और ये एंटीबॉडी बी। अब दोस्तों देखिए जो आपकी एक एंटीबॉडी है ये तो इसको तुरंत उसको एंटीबॉडी बनने के पश्चात में ये निष्क्रिय है और उसको क्या करेगी दोस्तों, नष्ट कर देगी। लेकिन दूसरी जो आपकी एंटीबॉडी है वो आपके ब्रेन में, वो आपके बॉडी में सेव हो जाती है भविष्य के लिए। अगर बाई चांस आपके जीवन में अगर दोबारा ये वायरस आने का प्रयास करेगा, तो बचपन में आपने जो टीका लिया था उस टीके के खिलाफ आपके शरीर में क्या बन गई थी, एंटीबॉडीज बनी थी। एक बॉडी एक तो उसमें नष्ट होगी, लेकिन दूसरी जो सेव हुई थी आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में, वो एंटीबॉडीज पहचान करके तुरंत भविष्य में आने वाले उसी प्रकार के उसी जाति के वायरस को तुरंत साथियों क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यानी कि आप नॉर्मल ये समझिए कि आपने पोलियो का टीका लिया, साथियों क्या लिया आपने, पोलियो का टीका लिया। अब पोलियो के टीके में क्या है दोस्तों, पोलियो का ही मरा हुआ वायरस है। जैसे ही पोलियो का मरा हुआ वायरस आपके बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी साथियों इसके खिलाफ कितने एंटीबॉडीज बनाएगी, एंटीबॉडीज ए एंटीबॉडीज बी, यानी कि आपके शरीर में 2 एंटीबॉडीज बनाएगी। एक एंटीबॉडीज तुरंत इसको नष्ट कर देगी, यानी कि किल कर दिया इसको। दूसरी एंटीबॉडीज आपके
बॉडी में साथियों क्या होगी, सेव होगी। भविष्य में कई बार भविष्य में अगर आपके जीवन में बुढ़ापा हो, भले जवानी हो, भले युवा हो, तो कहीं भी अगर आपके शरीर में यही वायरस आने का प्रयास करेगा तो इसके खिलाफ हमारे शरीर में पहले से साथियों क्या बनी हुई है, एंटीबॉडीज बनी हुई है। और यही एंटीबॉडीज इसको क्या कर देगी, आते ही साथियों नष्ट कर देगी। यानी कि अपने शरीर में इससे क्या होगी, बसाव होगी। ये बसाव किससे हुआ, एंटीबॉडी से हुआ। यानी कि दो एंटीबॉडीज, एक तो तुरंत उसको नष्ट कर देती है, दूसरी भविष्य में आने वाले वायरस को पहचान करके उसको साथियों क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। अब आप समझ गए होंगे कि एंटीबॉडीज कैसे बनती है। और एंटीबॉडीज हम देखिए, हमारे अधिकतर जो वैक्सीनेशन होता है, जो टीकाकरण होता है, वो बाल्य अवस्था में होता है। बाल्य अवस्था में साथियों इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में ग्रंथि पाई जाती है वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा का मतलब है छाती में, उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है, थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि साथियों हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करती है। जब इम्यूनिटी सिस्टम का भाई निर्माण हो रहा होता है तब आपके शरीर में पोलियो का वायरस आ गया, कोई भी मरे हुए निष्क्रिय वायरस आ गया, तो उसके खिलाफ भी वो एंटीबॉडीज का निर्माण धड़ाधड़ हो जाता है। इसलिए और सुनिए, जो थाइमस ग्रंथि है वो बाल्य अवस्था में अधिक एक्टिव होती है। अब अगर बात करें व्यक्ति के लगभग 20 वर्ष के आसपास या 20 वर्ष से ऊपर होने पर थाइमस ग्रंथि दोस्तों उसके शरीर से नष्ट हो जाती है। यानी कि बाल्य अवस्था में अधिक सक्रिय कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि साथियों क्या करती है, आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। कैसा भी वायरस आया, कैसा भी कोई जीवाणु आया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण कर देगी, क्योंकि आपके शरीर में अभी प्रतिरक्षा तंत्र बन रहा है, तो उसके साथ में उसकी भी एंटीबॉडीज का निर्माण कर देती है। इसलिए अधिकतर जो वैक्सीनेशन है वो आपके बाल्य अवस्था में होता है, क्योंकि बाल्य अवस्था आपकी थाइमस ग्रंथि एक्टिव होती है। ठीक है, अब बुजुर्गों में टीका लगा दूं, ये वैक्सीन कोविड का जो अलग है, लेकिन अगर जो नॉर्मल लगता है ना अपने छोटे बच्चों के टीके, अगर वही टीके बुजुर्ग को लगा दो तो उसमें भाई एंटीबॉडीज का निर्माण बहुत ही कम होगा। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वायरस के बारे में समझ गए होंगे, कैसे इसकी जांच करते हैं। दो विधियां, दो प्रोसेस, दो मेथड है। कौन कौन सा, पहला मेथड आपका कौन सा है, RT-PCR दोस्तों, दूसरा कौन सा, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ध्यान दीजिए, इसमें आपके समय अधिक लगता है, मेहनत अधिक लगती है, खर्चा भी अधिक आता है, यानी कि पैसा भी अधिक लगता है, जरा से भी सूख होने में रिजल्ट बदल सकता है। दूसरी बात सुनिए, इसमें आपके बलगम की जांच होती है। किसकी जांच होती है, किसकी जांच होती है, बलगम की जांच होती है। इसमें साथियों आपके ब्लड की जांच होती है और यह तुरंत रिपोर्ट देती है, लेकिन समय इसमें भाई खराबी ये है कि व्यक्ति के 2 दिन बाद और संक्रमित होने के 2 दिन बाद भी ये इसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट क्या आती है, पॉजिटिव। दोस्तों, वैक्सीनेशन के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हो, वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमित हो सकते हो। जिस प्रकार आप बाइक चलाते हो हेलमेट लगा के, लेकिन लगभग हेलमेट लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो आप 60 से 70% आपके जिंदा बचने के चांसेस होते हैं। ऐसा थोड़ी कि भाई कितना एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट भले कितना भी खतरनाक हो जाए, लेकिन मैंने हेलमेट पहना मैं तो नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक प्रकार से जो आपकी जो वैक्सीन है वो भी एक प्रकार से हेलमेट है, यानी कि आपने उसका टीकाकरण कर दिया है, टीका लगवा दिया है, तो एक हेलमेट की भांति आपके शरीर में क्या करेगी, कार्य करेगी। शील्ड, कोविड शील्ड, कोशिल्ड। ठीक है, शील्ड का मतलब क्या, एक प्रकार से कवच, यानी कि आपके शरीर में लगभग 60 से 70% क्या कर देगी, वायरस के संक्रमण को कम कर देगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने दोनों डोज लगा दिए, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड डोज दोनों लगवा दिए हैं, वो भी व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मरने की बहुत चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इनके शरीर में एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई है। और एंटीबॉडी दोस्तों क्या करते हैं, उसको वायरस को पहचान के उसको नष्ट करने का, धीरे धीरे उसके संक्रमण को कम करने का कार्य करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप आज की वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर अब मुझे दोस्तों ये बताइए, आप कोरोना से संबंधित अगला कौन सा वीडियो चाहते हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि वो जानकारी आपके समक्ष में ला सकूं। थैंक यू दोस्तों, अपन मिलते हैं एक शानदार अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में।